कवर करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के एमसीक्यूज़ को। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम सीआरपीसी के नाम से जानते हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक्ट नंबर है 46। यह भी इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप किसी भी तरीके से एग्जामिनेशन दिला रहे हैं तो। कुछ डेट्स है जो हमेशा याद होनी चाहिए। एक्ट नंबर हमेशा याद होना चाहिए। 25 दिसंबर 2023 को यह इम्प्लीमेंट किया गया था, पूरा भारत में लागू किया गया था। इससे पहले इसे क्या कहा जाता था? सीआरपीसी कहा जाता था, जिसे अब हम BNSS कहते हैं। जब भी हम इनकी बात करते हैं तो सबसे पहले देख लो कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या है? प्रोसीजर लॉ है। प्रोसीजर लॉ में जब कोई अपराध हो जाता है तो उसकी प्रोसेस किस प्रकार से चलेगी उसके बारे में। तो आज हमारा टॉपिक क्या होगा? चैप्टर नंबर 5। हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में तो जानते ही है, अरेस्ट ऑफ पर्सन, कि अरेस्ट क्यों किया जाता है, अरेस्ट करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अरेस्ट अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत किया गया है तो कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं। अलग अलग स्टेट में पूछा गया है। मैं कुछ एमसीक्यूज प्रिपेयर करके लेके आई हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं और प्रिपेयर करूँगी, और आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, अरेस्ट ऑफ पर्सन जो चैप्टर नंबर 5 में बताया गया है, सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 5 में था, एंड BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर नंबर 5 में ही है। अगर हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है? डेफिनेशन में ही जाएंगे हम। डेफिनेशन के 2G में बताया गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? ऐसा अपराध किया जाना जो शेड्यूल फर्स्ट में डिफाइन किया गया है कि इसकी पनिशमेंट क्या होगी। अगर वह पनिशमेंट अगर 7 साल से ज़्यादा है, मतलब गंभीर अपराध। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब गंभीर अपराध। अगर वह अरेस्ट किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है? क्योंकि वह कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्यों है? क्योंकि वह 7 साल से ज़्यादा का है। तो उस जगह पर कई बार पनिशमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि जो पनिशमेंट तो पहले से दी गई है, लेकिन अगर किसी आरोपी को पकड़कर लाना है तो हम बिना वारंट के भी उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। हम मतलब पुलिस ऑफिसर, आप नहीं, पावर आपके पास थोड़ी ना है। पहले पुलिस ऑफिसर बन जाओ, फिर आपके पास पावर आ जाएगी। अगर आप पुलिस ऑफिसर हैं तो आप बिना मतलब विदाउट वारंट के भी अरेस्ट कर सकते हैं। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, अरेस्ट क्यों किया जाता है? अगर लीगल अथॉरिटी को लगता है कि अरेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो क्राइम हो चुका है उस जगह पर क्राइम को रोकने के लिए अरेस्ट किया जा सकता है। कुछ अरेस्ट जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो अरेस्ट होगा वो प्राइवेट पर्सन का होगा। BNSS के सेक्शन 40 में डिफाइन किया गया है। नॉन बेलेबल ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। मजिस्ट्रेट द्वारा 41 में होगा। BNS के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अरेस्ट करवा सकते हैं, ऑर्डर पास करवा सकते हैं। अरेस्ट करना होगा तो कुछ जगहों पर जो महिलाओं को सुरक्षा 43 में दिया गया है। आर्म फोर्स के अंतर्गत 42 के अंतर्गत बताया गया है। ड्यूटीज़ के अंतर्गत यह इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कुछ समन के बारे में बात कर लेते हैं। समन क्या होता है? बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी मैं, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन इसलिए देती हूँ कि आप किसी भी MCQs को सॉल्व करने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है? अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हम जान चुके हैं तो नॉन कॉग्निजेबल जहाँ बिना वारंट के आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो आपकी जो पनिशमेंट होगी कोई भी क्राइम करने की, वो 7 ईयर्स से कम की होगी। ठीक है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। समन क्या होता है? हमारा 2 मतलब क्या है? 2 BNSS के सेक्शन 2 क्लॉज X में बताया गया है। Z बोल रही थी, Z में वारंट है, X में बताया गया। ठीक है, X में बताया गया है समन के बारे में। समन क्या होता है कि अगर कोई भी केस है, अगर कोई भी केस हुआ है ना, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती। समझ लो कोई भी अपराध हुआ है, उस जगह पर एक पर्सन ने
मतलब इंफॉर्मेशन दी है, तो उस पर्सन को तो पता है कि ऑफेंस हुआ है, इन्होंने ऑफेंस की जानकारी दी। तो आप तो अपने घर में बैठे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा? नोटिस के द्वारा, जो नोटिस निकलता है, नोटिस इंफॉर्मेशन दी जाती है। इंफॉर्मेशन कैसे दी जाएगी? आपको समन भेजकर कि ठीक है कोई भी केस आया है तो हम दो पक्षों को सुनेंगे, एक पक्ष को नहीं सुनेंगे। तो उस जगह पर समन बुलाया जाता है कि अगर आपके ऊपर कोई भी केस हुआ है तो आप अपना पक्ष रखो, कानून सभी के लिए समान होता है। तो वारंट क्यों आ जाता है? जब बार बार आपको बुलाया जा रहा है, आ जाओ कोर्ट में, आप मतलब बता दो अपने बारे में, आप कोर्ट आ ही नहीं रहे हो। अगर पुलिस और स्टेशन आ ही नहीं रहे, अपने बारे में बता ही नहीं रहे, पुलिस स्टेशन में आओगे तो आपके अंतर्गत कुछ भी मतलब अपराध के अंतर्गत है, आप अपना पॉइंट रख के चले जाओगे, तो आपके जो पॉइंट्स को भेजा जाएगा आगे मजिस्ट्रेट के पास, बट आप आ ही नहीं रहे हो। तो अगर बार बार मतलब समन भेजा जाता है उसके बाद आप नहीं आते हो तो वो वारंट कहलाता है। ठीक है, वारंट क्या होता है? गंभीर अपराध के अंतर्गत बोला ही जाता है अर्जेंट है भैया आ जाओ, अब तो आपको कोर्ट आना ही पड़ेगा, नहीं आओगे तो जो इंजरी कॉज होगी उसकी जिम्मेदार आप होगे। ओमिशन के अंतर्गत एक्ट हो गया, ओमिशन हो गया, किसी भी तरीके से आपको कोर्ट में हाजिर होना है, आपको वहाँ, क्योंकि जो पनिशमेंट होती है ना वारंट की, जो वारंट की पनिशमेंट होती है वह डेथ पनिशमेंट तक जा सकती है, मतलब 7 साल से प्लस। ठीक है, 7 साल से प्लस, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ भी हो सकता है, 7 साल से ज़्यादा ही होता है या उससे बढ़कर हो सकता है। तो वारंट गंभीर अपराध है, तो वहाँ क्या बोला जाता है कि आपके ऊपर कुछ आरोप लगाए गए हैं, वह रेप के चार्जेस लगाए गए हैं। ठीक है, तो रेप के अंतर्गत कोई भी चार्जेस लगाए गए हैं तो एक पर्सन को पता है, दूसरे पर्सन को तो नहीं पता है, तो वारंट जारी किया जाएगा, क्योंकि उसकी जो पनिशमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, 7 साल से ज़्यादा होती है, तो वारंट जारी किया जाएगा कि आप आओ अपना पक्ष रखो, लेकिन आप नहीं आओगे तो आपको बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। क्लियर? अब मैं कहीं भी वारंट बोलूँ तो क्या होगा कि कोर्ट नोटिस भेजते हैं आपको। सबसे पहले देखा जाएगा जो वारंट होता है, वो कोर्ट द्वारा दिया जाता है। अगर कोई भी ऑर्डर दिया जा रहा है तो पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकते हैं, अरेस्ट किसी को भी किया जा सकता है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि जो मतलब टाइप होते हैं, वारंट के टाइप होते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं कि अरेस्ट किसी पर्सन को किया जाता है समन द्वारा। अगर समन भेजा गया है, समन आप आ नहीं रहे हो, तो आपके ऊपर वारंट जारी किया जा सकता है। ठीक है, एक है सर्च वारंट, जब किसी प्लेस को इन्वेस्टिगेशन के लिए सर्च किया जाता है तो उस जगह पर भी भेजा जाता है कि यहाँ सर्च करना है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हट जाओ। बेलेबल एंड नॉन बेलेबल वारंट होता है। जैसा बेलेबल होता है तो बेलेबल जो होता है वो बेलेबल, अगर कोई भी ऑफेंस है तो बेल अलाउ होगा, वहाँ भी होगा। नॉन बेलेबल मतलब नॉन बेलेबल वारंट होगा तो वहाँ पर कस्टडी या पुलिस ऑफिसर बेल कर सकते हैं। ऐसा कुछ होता है, जो एक समरी फॉर्म में बता रही हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। कुछ वर्ड्स है जो बार बार मतलब रिपीट फॉर्म में आते हैं। हम चैप्टर नंबर 5 में पहुँचते हैं। अब मैं चैप्टर नंबर 5 की बता रही हूँ, मैं बाकी भी बता दूंगी, लेकिन चैप्टर नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है। कोर्ट के बारे में है, पावर ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, फिर यहाँ पर है हम चैप्टर नंबर 5, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 5। अब आप बोलोगे कि मेरा चैप्टर नंबर 5 में तो 40 से स्टार्ट हो रहा है, 41 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको वो BNS या BNSS या CRPC कौन सा है बेयर एक्ट आप देखो। सबसे पहले मैं कौन सा बेयर एक्ट खोली हूँ आपको पता होना चाहिए, BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, चैप्टर नंबर 5 सेक्शन नंबर 35। अगर हम CRPC की बात करें तो CRPC में यह सेक्शन नंबर 41 में बताया गया है। सेम है, चैप्टर नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अगर कोई भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है विदाउट वारंट तो कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस को हल की हूँ, मैं मतलब सॉल्व की हूँ, इम्पॉर्टेंट हो गए, मैं हाईलाइट भी कर चुकी हूँ, और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि जो अरेस्ट के मैटर है, अरेस्ट के मैटर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, चैप्टर नंबर
5 से। यह कहाँ से होता है? इन्वेस्टिगेशन पार्ट से है। सबसे पहला चैप्टर इन्वेस्टिगेशन का यही होता है। सबसे पहले आपको अगर अच्छे से समझना है तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होगा, पुलिस की क्या ड्यूटीज़ है, किस प्रकार से अरेस्ट किया जाएगा, यह सारी चीज़ें इसमें बताएगी। बहुत सारी चीज़ें और है जो आगे चल के आपको पता चलेगा। अरेस्ट ऑफ पर्सन, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 35 से किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे हाईलाइट करी क्योंकि हर एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर देखा जाए तो अरेस्ट ऑफ कॉग्निजेबल केस कहाँ होता है, हम बता चुके हैं। कॉग्निजेबल सेक्शन जो हमारा डिफाइन है BNSS, सॉरी BNSS सेक्शन नंबर 2G में डिफाइन है। कॉग्निजेबल ऑफेंस, गंभीर अपराध। अगर कोई भी गंभीर अपराध हो रहा है, गंभीर अपराध मतलब जिसकी पनिशमेंट शेड्यूल नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए 7 ईयर से ज़्यादा है, डेथ पनिशमेंट दी गई है या इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ दिया गया है, ऐसे पनिशमेंट जो 7 ईयर से ज़्यादा है, तो उस जगह पर हम कहेंगे कि यह कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1, PYQs हम सॉल्व कर रहे हैं, जुडिशरी में क्वेश्चन पूछा गया है, उसी को हाईलाइट की हूँ मैं, बार बार नहीं पूछोगे कहाँ से क्वेश्चन आया। देखो क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। बैरेक्ट को हम और साइड रख लेते हैं। मैं सॉल्व की हूँ ना, इसलिए मैं थोड़ा सा बार बार मेरे को लिखना ना पड़े करके मैं ऐसा करके रखी हूँ। ठीक है, देखो अरेस्ट है कॉग्निजेबल केस, जो अरेस्ट के अंतर्गत जो चैप्टर है, देखो चैप्टर पूछा गया, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 5, नो डाउट चैप्टर नंबर 5। ठीक है, आंसर आ गया, पूछा गया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, उसी को हाईलाइट कर रही हूँ मैं। अदर PYQs नहीं है ये कि कहीं से भी PYQs में उठा कर ले आई हूँ। देखो जुडिशरी में पूछा गया है और उसके साथ साथ ADPO में पूछा गया है, AIB में पूछा गया है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक से रिलेटेड, उसी क्वेश्चन को हाईलाइट कर रही हूँ मैं। सबसे पहले तो CRPC के अंतर्गत, CRPC BNS, मैं BNS के अंतर्गत आपको समझा रही हूँ, BNSS के अंतर्गत, क्योंकि अभी लेटेस्ट में वही चल रहा है। पुलिस ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर कब विदाउट वारंट ऑर्डर के किसी भी मजिस्ट्रेट के वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन नंबर होगा हमारा 41। बट यहाँ ट्विस्ट होगा। क्या ट्विस्ट होगा कि आपके जो सेक्शन नंबर हमारा जो 41 है ना, वो हमारा 41 नहीं होगा BNSS में, वह 35 होगा। तो कुछ चेंजेस हुए हैं जो हमेशा याद रखने। हमारा जैसे जो होगा ना, जो CRPC है वो हमारा 41 में है। ठीक है, BNSS हमारा 35 में है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह मतलब पूछा गया है कि सेक्शन कौन सा है, अगर विदाउट वारंट अगर अरेस्ट किया जाता है तो वो सेक्शन है कौन सा, किस प्रकार से सेक्शन को भी याद किया जाता है। वैसे आप हमेशा याद रखो, मैं ये केस लॉ को ना अच्छे से समझाऊंगी, अभी नहीं, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, केस लॉ को अलग से बनाऊंगी। अभी ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती। फिर वही क्वेश्चन पूछा गया है, हम बता चुके हैं। CRPC का क्या है 41, BNS का क्या है 35। ठीक है, क्या है सेक्शन नंबर 41 में CRPC मतलब BNSS, हम दोनों साथ में करेंगे क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही सेम आता है। तो इस जगह पर कौन अरेस्ट कर सकता है और किस प्रकार से यह सेक्शन क्या कहता है। तो अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट नहीं, एनी पुलिस ऑफिसर। ठीक है, पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट, टाइटल भी वही है
टाइटल पर ही पूछा गया। देखो देखो, एनी पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड विदाउट वारंट। तो टाइटल से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन, टाइटल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये PYQs है जो RJGLO में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था। तो यहाँ मजिस्ट्रेट द्वारा क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो वारंट है वो विदाउट वारंट होता है, विदाउट मजिस्ट्रेट के परमिशन के होता है। तो यहाँ तो ये होगा ही नहीं। और जो ये दोनों तो प्राइवेट पर्सन तो होगा ही नहीं, यह भी होगा ही नहीं। तो आंसर क्या है, आंसर B होगा, ठीक है। आप बेयर एक्ट देखोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। आप हाईलाइट कर लो अगर आपके स्टेट का कोई क्वेश्चन आता है तो, है ना। देखो फिर से सेक्शन नंबर 41 वही है, सेक्शन नंबर CRPC सेक्शन 41, BNSS सेक्शन 35। क्योंकि न्यू क्रिमिनल बिल जब लाया गया था तो उससे पहले क्या था, हमारा जो ओल्ड क्रिमिनल लॉ था, उसके बाद क्या न्यू क्रिमिनल लॉ लाया गया। तो उसमें चेंजेस हुए, सेक्शन में चेंजेस हुए, बट इस सेक्शन में नंबर चेंज हुए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें चेंजेस नहीं हुए थे। अगर चेंजेस होगा तो मैं उसे हाईलाइट करवा दूंगी, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 41 के अकॉर्डिंग CRPC हम BNS लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तब BNS में ही आएगा। पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट ए पर्सन, इसमें से कौन सा होगा, कवर ऑल केसेस, नो। जो लिमिटेड केसेस होते हैं उसके अंतर्गत आएगा, नहीं। जो रीजनेबल तरीके से, अब ये कहाँ से लाया गया है मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप बेयर एक्ट पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। रीजनेबल तरीके से कोई भी मतलब क्लू मिलता है, रीजनेबल तरीके से कोई भी क्लू मिलता है हमें, तो उसे ही पूछा गया है। तो हम बेयर एक्ट के ना बहुत सारे छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं ना, जो आपको पूरी तरीके से समझाते हैं कि यही सेक्शन कह रहा है। देखो मैं अभी दिखाती हूँ, ये यहाँ दिया गया है। अगर आप बेयर एक्ट में देखोगे तो यही पूछा गया है कि यही केस, जब कोई भी केस के अंतर्गत रीजनेबल ग्राउंड मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि ना पुलिस ऑफिसर को दो प्रकार से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। पुलिस ऑफिसर को दो प्रकार से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, एक रीजनेबल ग्राउंड के अंतर्गत, ठीक है, और एक प्रकार से जो वो खुद मतलब सेल्फ तरीके से अगर इंफॉर्मेशन उन्हें मिलता है तो उस प्रकार से हो सकता है। तो वही बताया गया कि अगर कोई भी किसी भी पर्सन के लिए अगर कोई भी एक इंफॉर्मेशन मिला है तो वो रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए। कंप्लेन हुआ है तो वो रीजनेबल तरीके से होना चाहिए, मतलब वह सही में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कंप्लेन कर रहा है और आप उसके ऊपर एक्शन ले रहे हो, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सेक्शन के अकॉर्डिंग अरेस्ट विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो इसके जो ऑफिसर के अंतर्गत कौन होगा, इसका आंसर क्या हो सकता है, पूछा गया है, ये भी याद रखो, ठीक है। व्हेन पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस, यह भी सही है क्योंकि यह पुलिस ऑफिसर के पास में कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत ही यह होंगे। यह स्टेट लेवल का होता है, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एक्शन लिया जाता है। तो यह आंसर होगा ए और बी दोनों सही है। अब बेयर एक्ट में कहाँ दिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो आपका क्वेश्चन यही होता है कि यह पूछा कहाँ से गया है। तो जब भी कोई भी केस होता है, अब पूछोगे कि पहला वाला तो समझ आ गया, यह पूछा गया है जो है हमारा यहाँ से, कैसे कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत हम
जो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकते हैं। एक और है, ये तो हो गया, चलो ठीक है। दूसरा कहाँ से आया? दूसरा हमारा यहाँ से आया। कहाँ से आया है? BNSS के सेक्शन 35 क्लॉज 1 सब क्लॉज हमारा D, ठीक है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सहायता बाय ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट दिया गया है। देखो यहाँ, तो यहाँ यह भी सही है, यह भी सही है। तो इस तरीके से आप कनेक्ट करके पढ़ोगे। बेयर एक्ट की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप दूसरे किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ बेयर एक्ट की लैंग्वेज नहीं होती इतनी, लेकिन अगर आपके बेयर एक्ट की लैंग्वेज को आपको अच्छे से आपने पढ़ लिया ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप आने लग जाएंगे। देखो बस इतने बेयर एक्ट के एक पेज में बहुत सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं। सबसे पहले है CRPC, जो हम BNSS के सेक्शन के अंतर्गत पुलिस ऑफिसर अगर अरेस्ट करते हैं विदाउट वारंट मजिस्ट्रेट के, तो क्या होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। यह MPCG के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया था। यह भी अगर MP से रिलेटेड ADPO और अगर जुडिशरी की एग्जामिनेशन के क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहाँ आपको वो क्वेश्चन मिल गया। सबसे पहले अगर वो वारंट के अंतर्गत आते हैं तो ठीक है, तो मैं यहाँ हाईलाइट कर दी क्योंकि मैं पढ़ रही थी ना, तो मुझे पता चला कि हाँ यहाँ क्वेश्चन है ऐसा करके। तो क्वेश्चन के अंतर्गत यहीं से पूछा गया है। जब भी वारंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो 35 क्लॉज 1 A के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। सबसे पहले दूसरा है हमारा प्रोक्लेम ऑफेंडर, मतलब वह गंभीर अपराध किया होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। और उसके साथ साथ लॉ की ड्यूटी जो ऑफेंस होता है उसके अंतर्गत, तो यह जो है मतलब सेक्शन के वह बताया गया है 35 के अंतर्गत क्लॉज 1 सब क्लॉज E में यह डिफाइन किया गया है। यह भी डिफाइन किया गया है प्रोक्लेम ऑफेंडर के अंतर्गत, एंड यह भी डिफाइन किया गया है। तो इसमें सारी चीज़ें आएंगे। क्या कहा गया है कि CRPC में पुलिस ऑफिसर अगर अरेस्ट करते हैं एनी पर्सन विदाउट वारंट ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट विदाउट ए वारंट के अंतर्गत, तो वो कौन से कंडीशंस हो सकते हैं। पुलिस ऑफिसर की जो ड्यूटीज़ है, लॉफुल ड्यूटीज़ है उनके अंतर्गत 35 क्लॉज 1 सब क्लॉज G में बताया, सब क्लॉज F में बताया गया है डिटेल कि यह होता है। बेयर एक्ट की अगर आप लैंग्वेज देखोगे तो सेम टू सेम होता है। ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर पर्सन आप देख रहे हो जिसे चैप्टर नंबर 5 के MCQs चाहिए तो यही है। पुलिस ऑफिसर अगर अरेस्ट करते हैं विदाउट वारंट तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ओनली प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या आर्म फोर्स्ड, तो इसमें सारे होंगे, सारे, क्योंकि देखो कॉग्निजेबल ऑफेंस यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी है, उसके साथ साथ आर्म फोर्स्ड के अंतर्गत इसी में बताया गया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ ऐसे केसेस आते हैं तो उस जगह पर वहाँ अरेस्ट किया जा सकता है। 9 क्वेश्चन हो चुका है। ए पुलिस ऑफिसर अरेस्ट समबडी अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस, तो उस जगह पर होगा, देखो यहाँ बताया गया है। हम बेयर एक्ट पढ़ेंगे। दिख रहा है आप लोग को बेयर एक्ट? नहीं दिख रहा है तो आपके पास होगा ना, तो आप उससे समझ सकते हो। कहाँ हाईलाइट किया गया? 35 क्लॉज 1 B के अंतर्गत ABC में बताया गया है। ये ABC देखो यहाँ बताया गया है। अगर कोई भी केस में
जो केस है वो पर्सन के कोई भी ऑफेंस हुआ है तो हो रहा है, ऑफेंस हुआ है किसी भी पर्सन द्वारा ऑफेंस हुआ है पता चल रहा है, अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उस जगह पर कर सकते हैं, या एविडेंस के अंतर्गत अगर लगता है कि कहाँ मतलब नेसेसरी है किसी भी पर्सन को अरेस्ट करना। एक कंडीशन तो यह होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इंफॉर्मेशन मिली है कि रेप हो गया है, उसके बाद बिलीव है किसी भी प्रकार से पुलिस ऑफिसर को कि हाँ ये ऑफेंस हुआ है, तो वहाँ अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन शेड्यूल 1 में वह होना चाहिए। बट कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ नेसेसरी है कि वह अरेस्ट करना ज़रूरी है, तो कुछ नेसेसरी के जो रूल्स हैं वो यहाँ बताए गए हैं। अगर लगता है कि हाँ यह ऑफेंस हुआ है और सच में होता है, कमिट हुआ है यह ऑफेंस, फादर ऑफेंस हुआ है, तो उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उस जगह पर लग रहा है तो कर सकते हैं। एविडेंस को लगता है जो क्रिमिनल है वह एविडेंस को मतलब कलेक्ट कर सकते हैं, जला सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो उस जगह पर भी। लेकिन 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 सबसे पहले देख लो कि अगर ऑफेंस हुआ है और कोई भी ऑफेंस है नेसेसरी बोल के हम ना मतलब नॉन कॉग्निजेबल में अरेस्ट नहीं कर सकते। सबसे पहला कंडीशन की कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, और नेसेसरी में लगता है कि अगर कोई भी ऑफेंस में या कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर ज़रूरी है तो वह कस्टडी में ले सकते हैं और अरेस्ट कर सकते हैं। बट वह ऑफेंस में सच में एविडेंस को मतलब लगता है कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन में भाग सकते हैं केस के अंतर्गत, या ऑफेंस किया है उसके बाद भी वह आ नहीं रहे हैं कोर्ट में, तो उस जगह पर अरेस्ट कर सकते हैं।